प्यार में सावधान। निधि, निधि, क्या हो गया? जब तक हमारी बेटी का सिर नहीं मिलता ना हम उसकी लाश लेकर जाएंगे और ना ही हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे। या तो हमारी बेटी का सिर लाइए या फिर उसके कातिल को। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस कहानी सरकटी लाश के दूसरे और अंतिम भाग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कितनी बुरी तरीके से नीति की हत्या कर दी गई। उसके सर को उसके धड़ से काटकर अलग कर दिया गया। दोस्तों, नीति की मां ये जिद पकड़कर बैठ गई थी कि पुलिस या तो नीति का सर ला कर दे या नीति का हत्यारा। ये जिद पुलिस की परेशानी बन चुकी थी। अगर उसके पास एक भी सबूत होता तो वो मुजरिम को क्यों छोड़ती। एक तरफ नीति की मां की ये जिद और दूसरी तरफ पुलिस की ये परेशानी हमारे इस केस को कहां तक लेके जाएगी, आइए देखते हैं। आप थोड़ा धीरज रखिए और शांति से मेरी बात सुनिए। देखिए, आप ही की तरह मैं भी एक माँ हूँ। मेरी भी 2 बेटियां हैं। मैं आपका दर्द औरों से ज्यादा समझ सकती हूँ, लेकिन आप भी तो अपनी बेटी का दर्द समझिए। देखिए, जिस फूल से बच्ची को आपने इतना प्यार दिया, दुलार दिया, इतना बड़ा किया, आज उसका शरीर किस हालत में पड़ा है और वो पुकार पुकार कर कह रहा है कि माँ मुझे मुक्ति दो। देखिए, मेरी बात मानिए तो आप अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दीजिए। मैं आपकी तरह ही एक माँ अपनी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ कि आपकी बेटी का कातिल पाताल में भी होगा तो उसे ढूंढ निकालूंगी, और बहुत जल्द। पर प्लीज आप अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दीजिए, प्लीज। ठीक है, आप उसे दे दीजिए, मैं उसका अंतिम संस्कार कर दूंगी। चलिए। हेलो हेलो, कौन है आप? अब आपको मैं वो बात बताने जा रहा हूँ जो आपको नीति के मायके वालों ने भी नहीं बताई होगी। जिस दिन नीति शॉपिंग पर गई थी, हत्या से पहले उसके अवैधराज चाचा उसे मिले थे और चाचा को नीति के ससुराल वालों से इस बात का गुस्सा है कि उन्होंने दहेज को लेकर उससे झगड़ा किया। क्योंकि उस दिन अवैधराज के मिलने के थोड़ी देर बाद ही नीति की हत्या हो गई थी। हाँ, लेकिन हेलो 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 हेलो, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। राजेश जी मैम। इंफॉर्मेशन सही लग रही है, चलो नीति के मिनिस्टर चाचा के भी दर्शन करके आते हैं। क्या कहा आपने? क्या कहा? अरे कुर्ता पजामा देख रही है ना, आपको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, नहीं तो आप ऐसी बात नहीं करती मुझसे। शायद आपको भी कानून की ताकत का अंदाजा नहीं, वरना आप भी ऐसी बातें नहीं करते। आप तो राजनीति के एक मामूली से कार्यकर्ता हैं। कानून तो बड़े बड़े राजनेताओं को उठाकर अंदर कर देता है। पूछिए, क्या पूछना है आपको? क्या आप बता सकते हैं कि नीति की शादी में पूरे बाराती ही नहीं बल्कि लड़का पक्ष के सारे लोग आपके खिलाफ थे, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके सास ससुर दहेज मांग रहे थे और मैं दहेज के खिलाफ था, इसलिए सारे नाराज हो गए। और सुना है कि उस दिन आपको सबके सामने माफी भी मांगनी पड़ी और किसी के सामने झुकना आपको बिल्कुल पसंद नहीं। उस दिन से आप नीति के ससुराल वालों को परेशान करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे थे, और वो रास्ता उस दिन आपको मिला जिस दिन नीति अकेले क्लिनिक चेकअप के लिए गई, जिस दिन उसका मर्डर हुआ। उस दिन वो सिर्फ आपसे मिली थी। अब आप ये मत कहिएगा कि वो आपसे मिली ही नहीं, इसका सबूत मैं दे सकती हूँ। हाँ, उस दिन मुझे वो क्लिनिक में दिखी थी। जब मैं उससे मिलने के लिए बढ़ा तो एक लड़का आकर उसके पास खड़ा हो गया और उससे बात करने लगा। कौन था वो लड़का? शक्ल तो नहीं देख पाया क्योंकि वो नीति के सामने खड़ा था
और नीति उसके सामने। वो पीछे से दिखाई नहीं दिया कौन था, बात करके चला गया। वो लड़का आपकी बच्ची से इतनी देर तक बात करता रहा और आप उसे पहचान भी नहीं पाए। कैसे पहचानता? इंसान की पहचान उसकी शक्ल से होती है। पीछे से इंसान को तभी पहचाना जा सकता है जब उससे कई बार मिला हूं। कौन था वो लड़का? नीति से मिलने क्यों आया था? कैसे पता चलेगा? वही तो, नीति जिंदा होती तो आप उसी से पूछ लेती। नीति नहीं है तो क्या हुआ? सीसीटीवी कैमरा तो है। सीसीटीवी कैमरा? राजेश, चलो। हेलो, ये देखिए मैम, इसमें 2 टपोरी नीति पर नजर रखे हुए हैं और उनका पीछा भी कर रहे हैं। ये तो रुपए गिनने का इशारा कर रहे हैं। वही तो, कहीं ऐसा तो नहीं शॉपिंग के लिए नीति पैसे लेकर निकली हो, उन लोगों ने देखा हो, मारकर फेंक दिया और पैसे ले लिए हो मैम। ये भी हो सकता है। कौन है ये लोग, पता लगाओ। इसी नुक्कड़ के छटे हुए टपोरी हैं। पकड़ लाओ इन्हें। बहुत उंगलियां चला रहे थे, हम भी थोड़ा हाथ पैर चला लेते हैं। यस मैम। मैं मार क्यों रही है? मैं मार क्यों रही है? सच बोल। मैं मार क्यों रही है? बोल बताओ। मार क्यों रही है मैम? क्यों मार रही हूँ ये तो तुम हमें बताओगे। हमें क्या पता मैम? नीति के बारे में जानते हो? ये नीति कौन है यार? रुक जाओ, अभी बताती हूँ। ये देख, इसे पहचानते हो? हाँ, इसको पहचानते हैं, पर सुने हैं कि इसका तो मर्डर हो गया। और ये मर्डर तुम ही लोगों ने किया है। हमने? अरे नहीं नहीं मैडम। जिस दिन वो शॉपिंग पर जा रही थी, तुम दोनों ने उस पर नजर रखी हुई थी और उसे लूटने के इरादे से उसका कत्ल कर दिया। अरे नहीं नहीं मैडम, आपकी बात सच है कि हम लोग उसको लूटने का इरादा बनाए थे, पर जैसे ही हम लोग आगे बढ़े एक लड़का आ गया बीच में। कौन था वो लड़का? मैडम पहचानते तो नहीं है उसको, उसकी पीठ थी हमारी तरफ तो देख नहीं पाए, और जैसे ही वो निकला हम लोग जैसे ही आगे बढ़े और वो बगल के गांव का वो छुटपुटिया नेता, क्या नाम है उसका, अवधराज मैडम, वो आ गया। फिर हम लोग अपना इरादा बदल दिए और हम लोग वहां से खिसक लिए। तुम लोग सच कह रहे हो? हाँ मैडम, सच कह रहे हैं। क्या उस लड़के को तुम लोग किसी भी तरीके से नहीं पहचान सकते? कैसे पहचाना है मैडम? उसकी पीठ नहीं हमारी तरफ। और जिसको पहचानते थे वो बता ही दिया, अवधराज को पहचानते थे, कभी देखे भी नहीं है उस लड़के को, नहीं तो हम लोग तो यहाँ नुक्कड़ पे ही तो बैठे रहते हैं। ठीक है, इस वक्त तो मैं तुम दोनों को छोड़ देती हूँ, लेकिन याद रहे वो लड़का या उससे मिलता जुलता कोई भी लड़का तुम्हें दिखाई दे तो तुरंत मुझे खबर करो। जी मैडम। जी जी मैडम। निकलो यहाँ से। अगर इन्होंने नीति का मर्डर नहीं किया है तो किसने किया है? अगर इन्होंने किया होता तो चाचा के लिए मुझे फोन नहीं आता। तो कौन है वो जो पुलिस को चाचा की तरफ लगाकर उसका ध्यान भटकाना चाहता है? कौन है वो? कौन हो सकता है वो? उस उम्र के कई लड़के हमारी नजर में हैं, जिसमें से नीति का पति रमेश मतलब आपका दामाद भी है। हेलो, बोलिए इंस्पेक्टर साहिबा, कैसे फोन किया आपने? सर, आपकी बात बिल्कुल सच है। नीति की हत्या के दिन आपने जिस लड़के को देखा था उस लड़के को कुछ और लोगों ने भी देखा, लेकिन अफसोस आप ही की तरह उन लोगों ने भी उसे पीछे से ही देखा। लिहाजा अब तक ये पता ही नहीं चल सका है कि आखिर वो लड़का कौन था, नीति के ससुराल से था या उसके मायके से था। अरे मैडम साहिबा, आप तो बोल रही थी सीसीटीवी से पता चल जाएगा। सीसीटीवी कैमरे में उसकी कोई फुटेज ही नहीं मिली। क्यों? मुझे लगता है कि वो ये बात अच्छे से जानता था कि कहां पर खड़े रहने से वो सीसीटीवी कैमरे की रेंज से बच सकता है, और अगर वो ये बात अच्छे से जानता था तो इसका दो ही मतलब हो सकता है, या तो वो वहां का रहने वाला होगा या फिर उसका उस इलाके में रोज का आना जाना होगा। तो कौन हो सकता है वो? उस उम्र के कई लड़के हमारी नजर में हैं,
जिसमें से नीति का पति रमेश मतलब आपका दामाद भी है। कहीं वो लड़का रमेश ही तो नहीं था? अगर रमेश होता तो मैं उसे पहचान नहीं जाता। अरे वो मेरा दामाद है। वो पीछे से क्या, अंधेरे में भी उसकी आड़ से मैं उसको पहचान जाऊंगा, समझिए आप। तो फिर कौन था वो लड़का? तो ये आप पता कीजिए। और बात सुनिए, आज के बाद फोन जब कीजिएगा जब आपको बहुत जरूरी काम हो। और मैं आपके लिए जासूसी करने नहीं बैठा हूं, समझिए आप। ओह माय गॉड, मैं यहाँ वहाँ क्यों मुंह मार रही हूँ? मुझे सबसे पहले उस फोन को ट्रेस करना चाहिए जो चाचा को फंसाने के लिए आया था। उससे हमें पता चल सकता है कि वो फोन किसका था। संगीता। जी मैडम। संगीता, उस फोन का पता करो जो चाचा के बारे में आया था। उस नंबर का पता करो कि वो कहाँ से आया था और किसका था। जी मैडम। कौन हो सकता है वो लड़का? रमेश तो नहीं, क्योंकि उसकी माँ के बयान के मुताबिक वो उसे क्लिनिक तक छोड़कर उसकी मीटिंग में चला गया, और मीटिंग में जाने वाला आदमी इतने कैजुअली कपड़े में तो नहीं हो सकता। और चाचा के मुताबिक अगर वो रमेश होता तो वो उसे पहचान जाता। आखिर वो उसका दामाद है, मतलब कि कोई तो था। तो कौन था वो? मैडम जी, ये फोन तो उसी क्लिनिक से कुछ दूरी पर लगा हुआ पब्लिक बूथ से आया था। दोस्तों, हत्यारे ने कॉल भी किया तो पब्लिक बूथ से किया, जहां से दिन भर में न जाने कितने लोग कॉल करते हैं ताकि पुलिस उस तक पहुंच न सके। और उसने अपने आप को सीसीटीवी की नजरों से भी पूरी तरह से बचा कर रखा। अब पुलिस के सामने ढेरों परेशानियां हैं, कई सवाल हैं। वो उसके जवाब दे भी तो कैसे दे? लेकिन पुलिस को कुछ तो करना होगा, क्योंकि यही मौका होता है उसकी कर्तव्य परायणता सिद्ध करने का। संगीता। यस मैडम। उस पब्लिक टेलीफोन बूथ की लिस्ट निकलवाओ। ओके मैडम। यस, ये एक नंबर है जिससे नीति की हत्या वाले दिन, हत्या से थोड़ी देर पहले 3 से 4 बार फोन किया गया था। लगता है गुत्थी कुछ सुलझने वाली है। ये किसी बबलू का नंबर है। तुम टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करके इसका एड्रेस पता करो। किधर भाग रहा है? रुक यहीं रुक। सर मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। क्या बात है? हमें देखते ही तुम भाग रहे हो? तुम्हें तो पूछना चाहिए था कि क्या बात है मैडम, आप यहाँ नहीं पूछा। इसका मतलब हमें यही होना चाहिए था। मैडम मैं अचानक पुलिस को देखकर घबरा गया था मैडम। ओह, घबरा गया था? तो चल अब बिना घबराए बता, नीति को जानता है तू? जी हाँ जानता हूँ, वो मेरी भाभी। भाभी? वो कैसे? मैडम मैं रमेश भैया की बुआ का लड़का हूँ। ओह, बुआ का लड़का? तो फिर तूने नीति की हत्या क्यों की? मैडम मैंने उनकी हत्या नहीं की है। देखो बबलू, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो हम तुम्हें सरकारी गवाह बनाकर तुम्हारी सजा कम करवा देंगे। कोऑपरेट करो हमारा। अब तुम ये बताओ कि तुम नीति से क्लिनिक में मिले थे? हाँ मैडम मैं मिला था उनसे। क्यों? उसकी हत्या करने? नहीं मैडम, मैंने उनकी हत्या नहीं की है। मैंने तो बस नीति भाभी को डराने के लिए उन्हें वहां से ले जाकर एक क्लिनिक से थोड़ी दूरी पर एक कोठरी में उन्हें बंद कर दिया था, बस। अभी चाय? ऐसा करने के लिए तुम्हें उसके पति ने कहा था? नहीं मैडम, रमेश भैया मुझसे ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि तुम उसकी बुआ के लड़के हो और भाई ही भाई के काम आता है। नहीं मैडम, मुझे तो किसी ने फोन पर कहा था कि उन्हें किसी भी तरह वहां से ले जाकर एक कोठरी में बंद कर देना है, और उसके लिए उन्होंने 5000 रुपए भी भेजे थे। तो मैंने उनको उठाकर एक कोठरी में बंद कर दिया और फिर उनकी हत्या हो गई। और जब मुझे ये पता चला तो मैं डर गया मैडम। और ये बात मैंने रमेश भैया से भी बोली कि कहीं वो मुझे परेशान तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो खुद ही नीति भाभी को ढूंढ रहे हैं। और तभी मैडम मैंने चुप्पी साध ली ताकि कहीं मैं फंस न जाऊं। तुम सच बोल रहे हो? यही सच है मैडम, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया है।
अगर तुम सच बोल रहे हो तो सोचने वाली बात यह है कि तुम्हें बार बार हर 6 मिनट में एक ही नंबर से फ़ोन आया। इसका मतलब यह है कि जो कोई भी तुम्हें फ़ोन कर रहा था वो टेलीफोन बूथ के आसपास ही होगा, और हो ना हो चाचा को फंसाने के लिए जो फ़ोन आया था वो भी उसी ने किया होगा। देखो बबलू, हमारी इन्वेस्टिगेशन में अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो नीति के कत्ल के जुर्म में फंसाकर हम तुम्हें फांसी दिलवा देंगे, इसलिए मुझसे बिल्कुल सच बोलना। मैडम, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया है। मैडम जी, मैंने तो आपको फोन पे बताया था, यहाँ दिन भर में कितने ही लोग फोन करने के लिए आते हैं, कैसे याद रहेगा कि फला दिन फला टाइम किसने फोन किया था। हर 2-4 मिनट में लोग आते हैं। हर 2-4 मिनट में अलग अलग लोग आकर फ़ोन करते हैं ना? हाँ, लेकिन हर 2-4 मिनट में एक ही आदमी बार बार आकर फ़ोन करेगा तो क्या याद नहीं रहेगा? हाँ, तब याद रहेगा शायद। तो फिर ठीक से याद करके बताओ कि 12 नवंबर को 11 से 11:30 के बीच में किसने यहाँ से बार बार फ़ोन किया है? 12 नवंबर 12 नवंबर, हाँ याद आया। उस दिन वो धर्मवीर है ना, सभी पुलिस वाले भी जानते हैं उसे, आप भी जानती होंगी। उस दिन वही बार बार आके फोन कर रहा था। अरे ये क्या मजाक है? कोई नहीं मिलता तो मुझे यहाँ पे उठा के ले आते हैं। कोई मिलेगा भी कैसे? खून तो तूने किया है। सच सच बता, तूने नीति का खून क्यों किया? वरना हम भी तेरा उसी तरीके से खून कर देंगे, गर्दन अलग। अरे मैं कई बार बता चुका हूँ, मैंने नीति को नहीं मारा। अरे मैडम कैसे बताऊं, मैंने नीति को नहीं मारा है। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नीति को नहीं मारा है। नहीं मारा? अरे मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नीति को नहीं मारा मैडम, मैंने नहीं मारा। अरे बोल चुका हूँ, मैंने नहीं मारा मैडम। मैंने नहीं मारा मैम। बता, नीति को तूने क्यों मारा? बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। मैंने बबलू को नीति को फसला करके लाने के लिए उसे 5,000 रुपए दिए थे मैम। तूने बबलू को ही क्यों चुना? मुझे पता था उसे पैसों की जरूरत है, और बबलू रमेश की बुआ का बेटा है। बबलू के कहने पर नीति उसके साथ कॉफी पीने कहीं भी चली जाएगी, और ऐसा ही हुआ। बबलू के साथ नीति गई, बबलू ने उसे नशे की दवा पिला करके वहां पे बेहोश कर दिया। फिर बबलू वहां से चला गया, और मैंने नीति की हत्या कर दी। उसकी लाश पहचान में ना आए, इसलिए मैंने उसकी गर्दन काट दी। क्यों की उसकी हत्या? कोई पुरानी दुश्मनी या उसके चाचा ने कहा था? चाचा ने नहीं, उसके पति रमेश ने। क्या? हाँ, रमेश ने मुझे नीति को मारने के लिए सुपारी दी थी। मुझे माफ कर दो मैडम। अर्चना के बार बार नाराज होने और जिद करने पर मैंने धर्मवीर और उसके साथियों को नीति को मारने की सुपारी दे दी। मिस्टर रमेश, आपको गिरफ्तार किया जाता है। जी क्या करें इंस्पेक्टर साहब? इन्होंने अपनी बीवी नीति का खून करवाया है। अब आप सच बताएंगे रमेश जी? बात घटना से करीब 2 साल पहले की है। मेरे स्कूल में उत्तर प्रदेश के ही सीधामऊ गांव की अर्चना नाम की एक नई टीचर आई थी। मैं अचानक से उसकी ओर आकर्षित हो गया। परिस्थितियां कुछ
ऐसी बदली कि हम एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए। तुमने तो कहा था कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दोगे और मुझसे शादी करोगे, तो अब दो ना तलाक। तलाक तो मैं उसे अभी दे दूं, पर क्या करूं? उसने मेरे माँ बाप का दिल कुछ इस कदर जीत रखा है कि कुछ तो करो ना, कुछ तो करो। या फिर मुझे किसी और से शादी करनी पड़ेगी क्या? ना ना, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तो फिर हमारे प्यार के सपनों को पूरा करो रमेश, पूरा करो, और वो भी किसी भी कीमत में। किसी भी कीमत में? तब तो बस एक ही रास्ता है, और अर्चना के बार बार नाराज होने और जिद करने पर मैंने धर्मवीर और उसके साथियों को नीति को मारने की सुपारी दे दी। तूने मेरी बेटी जैसी बहू को मार डाला। तू मेरा बेटा नहीं है, मैं तुझे मार डाल। छोड़िए छोड़िए इसे। छोड़ूंगी तुझे। कानून इसकी सजा देगा। चलो। मेरा बेटा नहीं है, इसे मेरी बहू को मार डाला। दोस्तों, रमेश एक स्कूल चलाता था और वो उस स्कूल का प्रिंसिपल भी था। बच्चों के पूरे साल की पढ़ाई से लेकर उनके परीक्षा का टाइम टेबल, एनुअल डे फंक्शन डिसाइड करना, ये सारी प्लानिंग उसकी आदत में थी। बच्चों के करियर से रिलेटेड प्लानिंग करने वाला एक इंसान अपनी ही बीवी की मौत का इतना जबरदस्त प्लान बनाएगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, उसके प्लान से न सिर्फ पूरे शहर के पुलिस वाले, बल्कि नीति के घर वाले और यहां तक कि उसके खुद के घर वाले भी कंफ्यूज हो गए कि वो नीति का मर्डर भी करवा सकता है, और वो भी इतनी भयानक तरीके से। लेकिन मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो कितने ही जबरदस्त प्लानिंग क्यों ना कर ले, लेकिन अंत में उसे जेल जाना ही होता है। और यही हुआ रमेश के साथ भी, उसे भी जेल जाना पड़ा। दोस्तों, प्यार ही जिंदगी है, प्यार ही बंदगी है, इसीलिए जिए प्यार में, पर रहिए प्यार में सावधान। इस कहानी में इतना ही। एक नई कहानी लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी कि कुणाल सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत। जय हिंद।